हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कंबाइंड रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 का, जिसमें कि चैप्टर 3 के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जा करके देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे फर्स्ट जो पैराग्राफ है, इसमें क्या क्वेश्चन उभर के आ सकता है, ये है कि मेटल्स या नॉन मेटल्स के कोई आप 2 या 3 एग्जांपल्स बताएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आयरन, एल्युमिनियम और कॉपर, ये मेटल्स के एग्जांपल्स हैं। कोल, सल्फर, ये नॉन मेटल्स के एग्जांपल हैं। इसके अलावा भी आप अपने डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं मटेरियल्स, उसको भी लिख सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं उसके अपीयरेंस के बारे में। देख करके कैसा पता लगता है कि ये मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं। तो जो मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, मतलब देखने में बहुत शाइनी होते हैं, देख के ही आप पता लगा लेंगे कि ये मेटल है। दूसरी चीज़ मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, मतलब हम मेटल्स को बीट करके और उसको थीन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थीन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और इसके अलावा है एक प्रॉपर्टी डक्टिलिटी। सो डक्टिलिटी के प्रॉपर्टी में हम मेटल्स को क्या कर सकते हैं, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी में, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि मेलिएबिलिटी में हम जो मेटल्स हैं उसको शीट्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी में जो मेटल्स हैं वो वायर में कन्वर्ट किए जाते हैं। तो अगर डक्टिलिटी आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स by which it can be drawn into wires is called ductility। क्लियर है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है सोनोरस। सोनोरस मतलब जो मेटल्स होते हैं, ये साउंड वर्ड से आए हैं सोनोरस। तो मेटल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं रिंगिंग साउंड्स। जितने भी आप मंदिरों में जो बेल लगे होते हैं या दूसरी जो साउंड प्रोड्यूस करने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसमें इवन जो तार होती हैं उसमें क्या होते हैं, वो मेटल्स के होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो मेटल साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि जो बेल होंगे वो लकड़ी की बनी हो या कोई नॉन मेटल का बना हो, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं रिंगिंग साउंड, और ये सोनोरस होते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम सोनोरस कहते हैं। तो क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई मेटल्स के, आप बताएं। ये होते हैं हार्ड, अगर आप इसके नेचर को देखें, हार्ड होता है, लस्ट्रस होता है, मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, सोनरस होता है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ही गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का। और यही कारण है कि जितने भी बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, ये सारे के सारे किससे बनाए जाते हैं, मेटल्स के बनाए जाते हैं। चाहे वो एल्युमिनियम का हो, चाहे वो आयरन का हो, या किसी अन्य मेटल का, किसी दूसरे मेटल का बनाया जाए, क्योंकि ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इवन जो आप ये तार यूज़ करते हैं, आप देखेंगे ऊपर से तो प्लास्टिक का वो कवर होता है, लेकिन अंदर में जो मेटल का वायर होता है, स्पेशली कॉपर का वायर यूज़ किया जाता है। तो कॉपर क्या है, ये मेटल है। क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि ये गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर है। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की, उसको देखते हैं। सबसे पहले हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। आप जानते हैं ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स का दोनों का ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, देखते क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेटल को लेते हैं, और मेटल को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है और वाटर भी अगर प्रेजेंस होता है, तो क्या फॉर्म करेगा, वो रस्ट फॉर्म करता है। ठीक है, ये रस्ट फॉर्म करता है। और अगर रस्ट को आप ब्लू या रेड लिटमस से चेक करें तो क्या हो जाएंगे, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब जो रस्ट है उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा या एसिडिक होगा। तो जो भी आपको याद होगा, जो भी चाहे वो कॉपर हो या कोई भी चीज़, अगर रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर दे रही है, इसका मतलब उसका नेचर क्या है, बेसिक नेचर का है। इसके अलावा आपने कॉपर के किसी बर्तन को भी देखा होगा कि उसमें ग्रीन कलर का एक डिपॉजिट हो जाता है। तो वो क्या है, वो भी उसी रस्ट के टाइप का है जो कि कॉपर के वेसल्स में लग जाते हैं। और इसमें भी वही सेम रिएक्शन होगा। कॉपर को अगर हम वाटर
के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यह क्या फॉर्म करता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है और कॉपर कार्बोनेट फॉर्म करता है। अगर इसके ऑक्साइड को, कोई भी मेटल है उसके अगर ऑक्साइड को हम उसमें वाटर थोड़ा सा डाल करके डिज़ोल्व करके और उसको टेस्ट करें कि उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है या बेसिक नेचर का है, तो आपको पता चलेगा कि जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे नेचर में होते हैं, बेसिक नेचर में होते हैं। ठीक है, बेसिक नेचर में होते हैं। और वहीं अगर हम किसी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स को लें, सेम उसी तरीके से नॉन मेटल का ऑक्साइड्स लें, मान लिया कि किसी नॉन मेटल्स को हमने जलाया और उसके जो धुएं हुए और उसको हमने क्या किया, वाटर के साथ थोड़ा सा सॉल्यूशन बनाया और उसके बाद अब उसमें रेड या ब्लू लिटमस डाल करके चेक करते हैं, जैसा कि इस एक्सपेरिमेंट में कराया गया है। वैसा अगर हम चेक करते हैं तो आप पाएंगे कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, मैक्सिमम जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, उनके ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करके जब हम उसके नेचर को देखते हैं, एसिडिक है या बेसिक है, तो वो एसिड फॉर्म करते हैं। इसका मतलब ये है, आपको याद रखना है हमेशा कि जो मेटल्स हैं वो उसके ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर में होते हैं। ठीक है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सारे के सारे कैसे फॉर्म हो रहे हैं, ये फॉर्म हो रहे हैं नॉन मेटल्स से। ठीक है, जितने भी एसिड्स होते हैं वो नॉन मेटल्स से फॉर्म होते हैं और जितने भी बेसेस होते हैं वो मेटल के ऑक्साइड से ऐसे जनरली फॉर्म करते हैं। तो ये चीज़ हमने देखा। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराएंगे अगर मेटल्स और नॉन मेटल्स का, तो दोनों ही ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, लेकिन जो मेटल के ऑक्साइड होंगे उसका नेचर होगा बेसिक और जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होंगे उसका नेचर होगा एसिडिक। रिएक्शन विथ वाटर, मेटल्स और नॉन मेटल्स को अगर हम वाटर के साथ में रिएक्ट कराएं तो क्या होगा। जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं, जैसे कि आयरन को आपने जंग लगाते हुए देखा होगा, वो बिना वाटर के रस्ट फॉर्म कर ही नहीं सकता। और उसी तरीके से एक और मेटल है सोडियम मेटल, ये तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, ऑक्सीजन और वाटर के साथ में बहुत जल्दी ये रिएक्ट कर जाता है। और इसी कारण से जो हम मेटल्स हैं जैसे सोडियम मेटल हैं उसको हम केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। क्यों, क्योंकि जो मेटल्स हैं वो आसानी से ऑक्सीजन और वाटर के साथ में रिएक्ट कर जाते हैं। और सोडियम की बात करें तो ये तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। वहीं नॉन मेटल्स की बात करें तो वो बिल्कुल वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं जनरली, और इसी कारण से फॉस्फोरस को हम क्या करते हैं, वाटर में स्टोर करते हैं, क्योंकि फॉस्फोरस क्या है, नॉन मेटल है और ये वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है, लेकिन ये वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। जनरली जो नॉन मेटल्स हैं वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और मेटल्स वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर हम रिएक्शन विथ एसिड और बेस की बात करें तो एक चीज़ कॉमन है कि जो नॉन मेटल है वो ना तो एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा ना ही बेस के साथ में रिएक्ट करेगा। और अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल एसिड के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है और बेस के साथ में भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है और हाइड्रोक्साइड बनाता है। वहीं एसिड के साथ में मेटल रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मेटल सॉल्ट बनाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो नॉन रिएक्टिव या उससे कम जो रिएक्टिव मेटल्स हैं उसको डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि इस रिएक्शन में आप देखें, इसमें क्या कर रहा है, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है और इसी कारण से हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है और ये जिंक अकेला है, लेकिन जिंक इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, रिप्लेस करके, और ये कॉपर यहाँ पे सिंगल अकेला हो जाता है और ये बनाता है जिंक सल्फेट। तो ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आप उसके साथ ये वाले जो रिएक्शंस आपको दिए गए हैं ना बुक में, इसको ज़रूर से ज़रूर लिखें एज ए एग्जाम्पल, भले ही पूछा गया हो या न गया हो, लेकिन फिर भी आपको इस रिएक्शन को देना है। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, और जिंक सल्फेट बनाएगा ये और कॉपर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसके साथ ही हमने डिस्कस किया था कि जो जिंक होता है वो मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो जनरली क्वेश्चन भी आते हैं कि जिंक इस आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी है, जिंक इज फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर रिएक्टिव दैन कॉपर, तो क्या होगा, मोर होगा या लेस होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जिंक मोर होता है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है।
इसके बाद है यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स और मेटल्स के तो बहुत सारे यूजेस हैं, हम अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। जैसे प्लांट्स के ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया जाता है। अब ये फर्टिलाइज़र्स क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। और वहीं अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, ब्रीथिंग के लिए आप ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल्स है। वाटर प्योरिफिकेशन के लिए भी जिसका यूज़ किया जाता है वो नॉन मेटल्स होते हैं। इसके अलावा जो पर्पल के कलर सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है एज ए एंटीसेप्टिक, वो भी क्या है? नॉन मेटल है। क्रैकर्स का यूज़ करते हैं, वो भी नॉन मेटल्स हैं। इसी तरीके से मेटल्स के भी यूज़ आप लिख सकते हैं कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसमें हम मेटल्स का यूज़ करते हैं। फिर इलेक्ट्रिक वायर में भी मेटल्स का यूज़ करते हैं, जो आप अपने डेली लाइफ में देखते हैं। अगर मान लिया क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको खुद से भी लिख सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन वर्क कंप्लीट होता है। व्हाट यू हैव लर्न को भी आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें। अच्छा, इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर रहें। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा एक है सब्सटेंस जिसको कि हम सीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सीड्स में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मेलिएबिलिटी कहते हैं। और वो प्रॉपर्टी किस में होती है? मेटल में होती है। तो अब आपको इसमें से 4 ऑप्शन में से मेटल ढूंढने हैं। कौन से मेटल है? ऑक्सीजन क्या मेटल है? नहीं। सल्फर नहीं है। फॉस्फोरस ये तो नॉन मेटल है, वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है। और जिंक की बात करें तो जिंक मेटल है। तो किसके साथ होगा? ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट एक करेक्ट है? तो ये इसमें होगा सी, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, क्योंकि जनरली जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स। फॉस्फोरस इज वेरी क्या होगा? रिएक्टिव नॉन मेटल। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और आयरन क्या होगा? देखिए, आपको सेम क्वेश्चन अभी डिस्कस किया था हमने। आयरन क्या है? आयरन इज मोर रिएक्टिव होगा या लेस रिएक्टिव होगा? मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है ना। और मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू प्रोड्यूस। एसिड के साथ में मेटल्स रिएक्ट करके क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। इसके बाद ट्रू फॉल्स थे। और जैसे जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एसिड्स। तो नॉन मेटल्स एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं क्या? नहीं करते हैं। ना एसिड के साथ में रिएक्ट करेंगे, ना ही बेस के साथ में रिएक्ट करेंगे। फिर सोडियम इज़ ए वेरी रिएक्टिव मेटल। सोडियम रिएक्टिव मेटल है, बिल्कुल सही है। कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो क्या कॉपर डिस्प्लेस करता है जिंक को या जिंक डिस्प्लेस करता है? तो जिंक डिस्प्लेस करता है बिकॉज जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। ठीक है, तो ये सी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगा। डी, कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। कोल को क्या वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोल नॉन मेटल है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किया था उसी के आधार पे हैं, तो ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, है ना, कि अपीयरेंस में क्या होगा, कैसा होता है मेटल्स देखने में। हार्डनेस की बात करें तो कैसा होगा? मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। मेलिएबिलिटी में हम क्या प्रॉपर्टी होती है? तो हम इसको किसी चीज़ को सीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी में हम किसी जो सब्सटेंस है उसको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मेटल्स गुड कंडक्टर होंगे, हीट के भी, इलेक्ट्रिसिटी के भी। नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होंगे। गिव रीजन्स देने थे, जिसमें कि एल्युमिनियम फॉयल आर यूज टू रैप फूड आइटम्स। तो एल्युमिनियम फॉयल का यूज़ हम करते हैं फूड आइटम्स को रैप करने के लिए। क्यों करते हैं? क्योंकि एल्युमिनियम क्या है? मेटल्स है, और मेटल्स को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम मेलिएबिलिटी भी कहेंगे। तो सिंपली कि एल्युमिनियम एक मेटल है और इसको हम इसमें मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। इमर्शन रड को यूज़ किया जाता है एज ए हीटिंग करने के लिए। किसी लिक्विड को हीट करना हो तो उसके लिए हम इमर्शन रड का यूज़ करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि गुड कंडक्टर होता है हीट का, और इमर्शन रड जो है वो मेटल है, मेटेलिक सब्सटेंस का यूज़ करते हैं इसी कारण से। कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। कॉपर क्यों डिस्प्लेस नहीं कर पाता है? क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। क्यों केरोसिन में स्टोर किया जाता है सोडियम और पोटेशियम को? बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स हैं, है ना। इसके बाद कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्युमिनियम यूटेंसिल्स।
तो क्या एल्युमिनियम यूटेंसिल्स में आप लेमन पिकल को स्टोर कर सकते हैं? तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं किसके साथ में, एसिड के साथ में। एसिड के साथ में रिएक्ट करके ये साल्ट प्रोड्यूस करते हैं, साल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। इसी कारण से हमें एल्युमिनियम के यूटेंसिल्स में किसी भी खट्टी चीज़ को या लेमन के पिकल्स को नहीं रखने चाहिए। यहाँ पे आपको मैच दी कॉलम है, जिसमें कि कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है। इसमें कॉलम ए में मेटल या नॉन मेटल्स जो भी हैं, नॉन मेटल्स या मेटल्स दिए गए हैं, और इसमें आपको यूजेस दिए गए हैं, इसको मैच करने थे। गोल्ड का क्या होगा, गोल्ड का यूज़ हम करते हैं एज ए ज्वेलरी। आयरन का हम यूज़ करते हैं मशीन में, तो मशीनरी हो जाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं रैपिंग फूड के लिए। कार्बन का यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल। कॉपर का यूज़ करते हैं हम किसमें के लिए, किसमें, इलेक्ट्रिक वायर में। इलेक्ट्रिक वायर के अगर जो प्लास्टिक कोटिंग है ना, उसको आप हटाएंगे तो आप देखेंगे कि कॉपर का वायर रहता है जनरली। मरकरी का यूज़ करते हैं हम थर्मोमीटर्स में, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या होगा यदि आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर प्लेट में कॉपर प्लेट को अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में आपको पोर करते हैं तो क्या होगा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं कर पाएगा कॉपर, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव होता है। यही इसी जगह पे अगर कॉपर प्लेट की जगह अगर किसी और चीज़ को रख देते, जैसे मान लिया जिंक को रख देते हैं, तो मे बी वो रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि जिंक रिएक्टिव मेटल है देन कॉपर, लेकिन कॉपर प्लेट रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये चीज़ है। यही अगर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जगह अगर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते तो ये रिएक्ट कर जाता, ठीक है। आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अगर आयरन नेल्स को आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं तो क्या फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, तो आयरन को अगर आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, और आयरन कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, और उसकी जगह क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट बनाएगा प्लस कॉपर होगा। तो ये रिएक्शन कराया भी था। इसके अलावा इसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन में भी आपको दिया गया है कि सलोनी टुक ए पीस ऑफ बर्निंग चारकोल। चारकोल को वो जलाती है और उससे जो गैस प्रोड्यूस होता है, गैस को अब वो कलेक्ट करके और उसमें वाटर को ऐड करती है। अब बताओ आप कि उस गैस का नेचर कैसा है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि चारकोल क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है। नॉन मेटल है, और नॉन मेटल को अगर हम क्या कर रहे हैं, उसके नेचर को देख रहे हैं, तो वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा उसका सॉल्यूशन। तो आपको ध्यान रखना है, आपको बताया भी था कि जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, किस नेचर के होंगे, नॉन मेटल्स एसिडिक नेचर के, ठीक है। तो उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा चारकोल का, ठीक है। अब राइट डाउन वर्ड इक्वेशंस ऑफ ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस। कौन सा रिएक्शन हो रहा है, चारकोल को हम सी से डिनोट करेंगे, सी कार्बन के लिए ऐसे यूज़ किया जाता है, प्लस O2 ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में था कि रीता एक ज्वेलर शॉप में जाती है अपने मदर के साथ में, और गोल्ड ज्वेलरी है वो गोल्ड स्मिथ को देती है पॉलिश करने के लिए। तो वो किस में डुबोता है उस ज्वेलरी को, सोने की जो ज्वेलरी है उसको किस में डुबोता है, एक एसिड में डुबोता है जिसको हम कहते हैं एक्वारेजिया। और एक्वारेजिया में क्या क्या होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं और नाइट्रिक एसिड का ये मिक्सचर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर नंबर 4 है उसका रिवीजन वर्क कंप्लीट होता है। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अभी हम थोड़ी देर बाद फिर चैप्टर नंबर 5 का रिवीजन वर्क स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच।